नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर दिल्ली और हरियाणा के निवासियों को नए साल के तोहफे के रूप में केजरीवाल सरकार ने आज दिल्ली में नजफगढ़ टर्मिनल से हरियाणा में एम्स झज्जर बड़सा गांव तक दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की बस सेवाओं का विस्तार किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान ढासा बस स्टैंड से रूट पर चलने वाली डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा से दिल्ली और हरियाणा के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को लाभ होने की संभावना है। ये बसें दौराला बॉर्डर से रास्ते नजफगढ़ टर्मिनल और एम्स झज्जर के बीच चलेगी। इस रूट पर बस की कुल लंबाई 26.4 किलोमीटर है। इससे पहले एक बैठक में 29 दिसंबर 2022 को नजफगढ़ के पास हरियाणा के बाड़सा गांव के निवासियों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक पत्र ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उक्त मार्ग पर डीटीसी बसें चलाने के अनुरोध किए गए थे, जिसके बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए एम्स झज्जर तक डीटीसी बसों की सेवा विस्तार करने की घोषणा की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल आवास पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद हाथों की तख्ती लेकर बैनर प्रदर्शन करते हुए दिखे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उपराज्यपाल संविधान की हत्या कर रहे हैं, जिसका नतीजा कल निगम के सदन में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने कहा कि कल सदन में जिस तरह से कार्यवाही हुई है और सदन को स्थगित किया गया है, इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस तरह का नजारा कभी सदन में नहीं दिखा और केंद्र सरकार अपने निगम पार्षदों को मनोनीत कर जबरन दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो सही आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो अपने जो वादे किए हैं, जो कूड़े के पार हटाने के लिए वादा किया है, उसको परखने का समय तो दो। दिल्ली की जनता चाहती है, भाजपा के सपोर्टर्स भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में जो जनता ने मौका दिया है उसका आदर किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। आर्टिकल 243R में साफ साफ लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो निर्वाचित पार्षद हैं, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, उनको शपथ लेने का पहला अधिकार बनाई जाती है। और जो भी कौन बनाता है वो दिल्ली की सरकार बनाती है। एमपी साहब नहीं बनाते हैं, एमपी साहब नहीं बनाते हैं। एमपी साहब ने जो भाजपा का एजेंट बनने का काम किया है, मैं नंबर दीजिए नहीं हूँ, लगातार एमपी साहब भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसका दिल्ली आम आदमी पार्टी से लोग विरोध करते हैं। राजस्थान में 5G का इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो की सर्विस को लॉन्च किया है। भामाशाह टेक्नो हब में गहलोत ने बटन दबाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। कंपनी आज से राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सर्विस को स्टार्ट कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है, इसके अपने मायने हैं। अब आपको चाहिए कि एक टारगेट सेट कर गांव-गांव तक 5G सर्विस पहुंचाई जाए। गहलोत ने कहा कि इंटरनेट अफीम हो गया है। 5 लोग जब साथ बैठते हैं तो वो खुद से बात नहीं करते, केवल इंटरनेट पर खोए रहते हैं, फोन में डूबे रहते हैं। अशोक गहलोत ने जालाना संस्थात्मक क्षेत्र के निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन किया। उन्होंने शनिवार को सेंटर पहुंचकर अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। गहलोत ने कहा कि इसे दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। यहां पर कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी व गैर सरकारी गतिविधियों को किया जा सकेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त रवि जैन और अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सेंटर के कार्यों से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री ने सेंटर का शिलान्यास किया था।
खबर धर्मशाला से है, जहां गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर जिला प्रशासन ने जमीन फाइनल कर ली है। इसके तहत कांगड़ा और शाहपुर उपमंडलों से कुल 41 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि चिन्हित की गई है। इसके अलावा कांगड़ा, शाहपुर व धर्मशाला उपमंडलों से पीडब्ल्यूडी ने कुल 339 भवन भी चिन्हित किए हैं। जमीन की बात करें तो अकेले कांगड़ा उपमंडल से कुल 35 हेक्टेयर जमीन दायरे में आई है। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा सब डिवीजन से आने वाली जमीन के 23 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड के होंगे। इसी तरह शाहपुर एरिया से एयरपोर्ट में आने वाली जमीन के कुल 6.39 हेक्टेयर में से 2.44 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड होंगे। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का प्रभावितों में 223 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने जो गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है उसको जो अप्रूवल दी है वो 2 चरणों के अंदर उसको अप्रूवल मिली है। इस समय जो हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ 1376 मीटर्स है और पहली चरण के अंदर उसको 1900 मीटर तक जो है उसका विस्तार किया जाना है और दूसरे चरण के अंदर 1900 मीटर से 3100 मीटर तक जो है हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है उसका जो विस्तार है वो किया जाना है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ के जो एक्सपेंशन है उससे एक तो जो लोड पेनल्टी है हमारी वो कम हो जाएगी और जो इनकी विजिबिलिटी है जिसमें जो फ्लाइट्स लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं इस समय 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी पे करती हैं। तो अगर 1900 मीटर तक जो हमारी जो स्ट्रिप एक्सपैंड होती है तो इसमें जो कम विजिबिलिटी पे भी जो फ्लाइट्स का टेक ऑफ और फ्लाइट्स की जो लैंडिंग है वो संभव हो पाएगी और जो इवनिंग के अंदर फ्लाइट्स हैं उसको भी जो है वो शुरू किया जा सकेगा। खबर ऊना से है, जहां ऊना की सुआ नदी में हो रही अवैध माइनिंग के मामले में ऊना पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में सफलता हाथ लगी है। ऊना पुलिस ने अवैध माइनिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 2 जेसीबी मशीन, 1 पोकलेन मशीन, 8 टिपर्स और कुछ ट्रैक्टरों को मौके से पकड़ा है। एसपी ऊना अरजीत सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। अधिकारी ने बताया कि माइनिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत उन्होंने एक अवैध माइनिंग से जुटे एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के बनाए गए प्लान की सूचना माइनिंग माफिया को पहले ही मिल जाती थी, जिस कारण माफिया को पकड़ने में उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्लान के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया है और मौके से 3 जेसीबी मशीन, 8 टिप्पर्स और कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ा है। से हाथ नहीं लगी, बट पिछले कल डीएसपी हेडक्वार्टर और एडिशनल एसपी साहब और एसएचओ सदर एक टीम के साथ जो है यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे मौके पे 2 जेसीबी, 1 पोकलेन और 8 टिप्पर, कुछ ट्रैक्टर्स जो है मौके पे जब्त किए हैं। इसमें हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है रिलेवेंट सेक्शंस में और इसमें हम एक एसआईटी गठित कर रहे हैं जिसको हेड डीएसपी हेडक्वार्टर करेंगे और एसएचओ सदर उनके साथ उस टीम के मेंबर होंगे। ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन जान पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे आगे देखा और भी डंप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे झारखंड के चाईबासा से सीधे कोरबा पहुंचे। पहले उन्हें राजधानी रायपुर होते हुए कोरबा पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर उनके दौरे में बदलाव किया गया। कोरबा पहुंचने के बाद अमित शाह का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए हाल भेंट किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ आना उनका सौभाग्य है। यहाँ की जनता ने बीजेपी को 15 साल शासन करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पहले सभी छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह केवल झूठ बोलते हैं, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के अलावा और कुछ नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि हमने 15 सालों में प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म किया। कोंडागांव के ऑडिटोरियम में लिपिक वर्ग द्वारा महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान 9 वर्ष मिलन समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों से
लिपिक पदाधिकारी उपस्थित हुए। बस्तर संभाग के समस्त जिलों के साथ ही 10 जिलों से लिपिक आए हुए थे। आपको बता दें कि अपनी 40 साल से चली आ रही वेतन विसंगति की मांगों को लेकर समस्त लिपिक संघ एकजुट हुए। लिपिक संघ का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देगी तब मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। जिन्होंने लिपिक होते हुए और लिपिक के कार्यकाल के पहले भी उन्होंने अन्य कर्मचारी जो रहे थे वो जेल की हवा खाई थी। जी, हमारे कोंडागांव के साथियों ने, जिसमें हमारे PS राणा जी जो हैं संभागीय अध्यक्ष, हमारे 20-60 छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक और शासकीय कर्मचारी संघ के हीरा नेताम जी, अतारे जी, इन सब लोगों ने मिलकर के कल्पना किया कि पूरे हम अलग अलग संघों में रह करके विभक्त होकर के लड़ रहे थे, हमको सफलता नहीं मिल रही थी। तो इन लोगों ने कल्पना किया कि हम सारे लिपिकों को एक मंच पर ले आएं। इसके लिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया और हम सभी आज इसी की परिणति में यहाँ उपस्थित हैं कि हम अपनी आगे की लड़ाई, जो हमारी 40 साल से वेतन विसंगति की लड़ाई चली आ रही है, वो एकजुट होकर के एकता के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ हम लड़ सकें। और इसके लिए हमारे कोंडागांव के साथियों ने जो प्रयास किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज नववर्ष मिलन समारोह के उपलक्ष्य में कोंडागांव जिले के लिपिक साथियों ने एक समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें हम पूरे प्रदेश के लिपिक पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है और जिसमें मिलन समारोह के साथ साथ आगामी जो वेतन विसंगति की लड़ाई है, ये संयुक्त रूप से जितने भी कैडर, हमारे लिपिक कैडर हैं, अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, वो सभी एक बैनर के नीचे में आकर आगामी हड़ताल हम लोग आज तय करेंगे और तय करने के बाद हमारी हड़ताल की घोषणा की जाएगी। महासमुंद जिले के सिरपुर के ग्राम अमलोर के जंगल में 4 माह पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही निकली है। मृतक की पत्नी ने हत्या को अंजाम देने के लिए अपने पति को एक दूसरी लड़की के प्रेम जाल में फंसाकर जंगल बुलाया, फिर सभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। ये करीब आज से 4 माह पूर्व मृतक रवि नाम का व्यक्ति था, उसकी लाश मिली थी जंगल में सिरपुर के पास। तो मर्ग जांच में लेकर हमारे द्वारा इससे जांच जारी थी। जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आए कि इसकी पत्नी ही इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। हमारे द्वारा इसमें पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई और तो उसकी पत्नी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तो ये पत्नी ने एक अपने प्रेमी, उसका है बिक्की करके, उसको इसमें इन्वॉल्व किया और बिक्की ने अपने 2 साथी और इन्वॉल्व किए, भास्कर और परमेश्वरी नाम की एक लेडीज है। खबर चांपा से है, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। उचित मूल्य की दुकान संचालक के द्वारा राशन कार्ड हितग्राहियों के राशन में से चावल किसी का 20 किलोग्राम तो किसी का 15 किलोग्राम चावल का गबन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन जय मां शारदा स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके बजाय अधिकारी पीडीएस दुकान संचालक को ही संरक्षण देते नजर आ रहे हैं। ओके कार्ड है, ओकर नाम से कार्ड बनवाए गए हैं, है एम 4 आदमी में जुड़े हैं, है अब एम 4 आदमी जुड़े हैं। तो आज हमन के मतलब चावल छुकाए गए हैं, तेम 4 आदमी के चावल आए हैं मात्र 20 किलो। किलो मिलना? अब हम सुने रहे थे कि एक आदमी के 10 किलो मिलना है चावल लगे, तो हमला 40 किलो मिलना चाहिए चावल। तो जाओ बोले ना, तो कैसे 20 किलो चावल मिले है? तो बोली से कि ये महीना चावल 20 किलो नहीं मिला है, अगले महीना 40 किलो तुम्हारा चावल पूरा मिल ही। SDM चांपा में ग्राम पंचायत कुसमंदा में हुए राशन का गबन का शिकायत दर्ज कराने आया हूँ। ग्राम पंचायत कुसमंदा में कुछ रोज़ पहले गया हुआ था, तो मुझे पता चला कि वहाँ हितग्राहियों से पूरा राशि लेने के बाद भी सोसाइटी संचालक के द्वारा 15 से 20 किलो का चावल का गबन किया जा रहा है। और पूर्व में भी कुछ लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान स्व सहायता समूह द्वारा संचालित है, उसमें जो शिकायत मिली है हमको
उसमें हम पहले अभी जांच करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बात करेंगे। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और इंडियन प्लास्टपैक द्वारा प्रवासी मेहमानों के सम्मान में 8 से 10 जनवरी तक पतंग मेले का आयोजन ला ओमनी गार्डन विजयनगर में किया जा रहा है। वहीं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव का अवसर है कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा 70 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन इस बार इंदौर में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए पूरे शहर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित एवं संचालित की जा रही हैं। इसी को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और इंडियन प्लास्ट मैप फोरम द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी मेहमानों के सम्मान में पतंग मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में पतंग उड़ाने के विशेष प्रबंधन रखे गए हैं, जिसमें चाइना के हानिकारक धागे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। विकल्प के रूप में यह देसी मांझा सुरक्षित और आमजन व पशु पक्षियों की जान को सुरक्षा में भी एवं महत्व रखता है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और इंडियन प्लास्टपैक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में प्रवासी भारतीय दिवस पर जो आयोजित हो रहा है, अतिथि देवो भव के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए मां अहिल्या की नगरी इंदौर में उनके आतिथ्य को एक सर्वोत्तम उच्चतम स्तर हम प्रदान करें, उसके लिए हमने ये पतंग महोत्सव उद्योग संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पतंग महोत्सव के अंदर प्रवासी भारतीय अपने परिवार सहित यहाँ पधारेंगे और 10 से लेके शाम को 4 बजे तक पतंग उड़ाएंगे। साथ में मकर संक्रांति पर्व चल रहा है, तो उसके निमित्त तिल गुड़ से बने व्यंजन और तिल, इसके अलावा देसी जो हमारे संस्कृति में बोर है, इमली है, उसके स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए ताकि उनको एक पारंपरिक रूप से पूरा एक पुराना भारत, जो गांव में बसा हुआ भारत, उसका एक दर्शन हो सके, वह व्यवस्था रखी है। मुरैना के अति पर्वत पर स्थित त्रेता युगीन शनि मंदिर में चमत्कार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। धर्मतंत्र व अध्यात्म की धरती पर स्थापित भगवान शनिदेव की बंद आंखों वाली प्रतिमा की आंखें कुछ सेकंड के लिए खुली हुई श्रद्धालु को दिखाई दी। वीडियो बना रहे श्रद्धालु ने अचंभित होकर मोबाइल हटाकर प्रतिमा को देखा, तब भी आंखें खुली रह गई। हालांकि प्रतिमा के पास खड़े पुजारी तथा सैकड़ों श्रद्धालु उस दृश्य से महरूम रहे। वायरल वीडियो में खुली आंखों के साथ भगवान शनिदेव की प्रतिमा पूर्ण रूप से काली दिखाई दी। स्वभाव ही है, नेत्र लाल विकटी विकराला, ये शनिदेव का उसमें शनि चालीसा में लिखा। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान शनिदेव के चेहरे पर और नेत्र पर कभी हम फोकस नहीं करते, चरणों से आशीर्वाद लेते हैं। जी सर। और आपने चेहरे पे फोकस किया। अब वो तो सर वीडियो बनाया तो पूरे उनकी पूरा ही मतलब वीडियो बना रहा था मैं, चरणों से लेके चेहरे पे, आप देखना वीडियो में। और वो उनकी आंखें खुली हुई दिखाई नहीं मुझे, तो मुझे एकदम से आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आंखें कैसे खुल सकती है? मैंने कहा आंखें हमेशा मैं बंदी आंखें देखता था उनकी, लेकिन 31 तारीख की शाम को 4 बजे जो वीडियो बनाया उसमें आंखें उनकी खुली हुई थी, तो मेरे को खुद आश्चर्य हो रहा कि आंखें एकदम से खुल कैसे गई पूरा उसमें। अब चौथा गेट इनको बनाना पड़ेगा, तब ये वास्तु दोष दूर होगा। और अगर ये हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, और ये संसार के लिए, पृथ्वी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सब प्राणियों के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में शनिवार से शुरू हुई जाति आधारित गणना की कवायद को ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना की यह कवायद सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लाभ की दिशा में काम करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराएगी। राजधानी पटना में संवाददाताओं से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, आज से राज्य में जाति आधारित जनगणना की कवायद शुरू हो गई है। यह बिहार में महागठबंधन सरकार की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। एक बार अभ्यास पूरा हो जाने के बाद यह वंचितों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए कार्य करने की दिशा में राज्य सरकार को वैज्ञानिक डेटा प्रदान करेगी। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके।
चाहे इनकी वो कहना है, वो कहने पे कोई पाबंदी तो है नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह रखा है कि उनका क्या उद्देश्य है बिहार घूमने का। और राष्ट्र राजनीति में उन्होंने साफ कहा है कि कोई पीएम के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हम जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको एकजुट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही तो बात है। अब इस पे किसी को कोई भी टिप्पणी करनी हो तो हमको लगता है कि वो लोग स्वतंत्र है, करते रहे, लेकिन जनता जो है उनके पास जो है साफ संदेश मिल चुका है। खबर पटना से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा दावा किया है और सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लालू प्रसाद यादव ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। उनके मस्तिष्क पर तिलक लगा दिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह तिलक प्रधानमंत्री बनने की उनकी यात्रा को सुलभ करेगा। यात्रा सफल है, लोगों से मिल रहे हैं, विरोधी घबराया हुआ है। नेता और जनता से मिलन को धरती पर कोई रोका है क्या? जनता और नेता का मिलन हो रहा है। इसका नेतृत्व करने के लिए आज या कल कभी तो निकलना ही न पड़ेगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन के न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।